गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका सुरेंद्र सर आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार। आणविक आधार, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आप सबको पता है आनुवांशिक पदार्थ जो है एक तो डीएनए के रूप में पाया जाता है और एक आरएनए के रूप में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर जीव जो होते हैं, अधिकतर जो जीव होते हैं उनमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के रूप में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि अधिकांश जीवों के अंदर जो है वो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और कुछ वायरस जो होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति। न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति, सीधा सा सवाल आता है न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसका बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड के एक बहुलक होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है न्यूक्लिक अम्ल। और आपको पता है सजीवों के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। अब आगे अलग नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आरएनए के क्या कार्य होते हैं। तो आपको अभी अपन ने पढ़ा कि ये आरएनए जो है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, यानी अपने जनक से संतति के अंदर आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। उसके अलावा भी कुछ इसके अन्य कार्य होते हैं, जैसे अनुकूलक, संरचनात्मक के रूप में भी कार्य करता है और एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं अपन आरएनए के कार्य के। सबसे पहला है अनुकूलक। अनुकूलक क्या होता है? जब आरएनए एमिनो अम्लों को लाने में मदद करता है तो उसे अपन अनुकूलक कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है। अब इस कोशिका के बाहर से, कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर अगर किसी एमिनो अम्ल को लाया जाता है तो उसे अनुकूलक कहा जाता है और यह कार्य आरएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य है इसका संरचनात्मक, यानी राइबोसोम जैसे कोशिकांग जो होते हैं उनकी संरचना बनाने में भी आरएनए जो है वो मदद करता है। किसका निर्माण करेगा? राइबोसोम जैसी संरचनाओं का। तीसरा इसका कार्य है उत्प्रेरक के रूप में भी ये कार्य करता है। उत्प्रेरक यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने वाले। तो ये जो आरएनए होता है वो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये एक उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। तो इस प्रकार आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक ही नहीं है, बल्कि इसके अन्य भी कार्य होते हैं। अनुकूलक, संरचनात्मक भी कार्य हो सकते हैं और उत्प्रेरक के रूप में भी यह कार्य कर सकता है। अब आते हैं अपन डीएनए में। डीएनए जो है वो अभी अपन ने पढ़ा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। तो सीधा सा एक नंबर का सवाल बनता है डीएनए क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। किसके ऊपर? न्यूक्लियोटाइड की संख्या के ऊपर। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है डीएनए, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है, जितनी लंबाई होगी वो लंबाई निर्भर करेगी न्यूक्लियोटाइडों की संख्या। जितने न्यूक्लियोटाइड अधिक होंगे उतनी ही उसकी लंबाई भी वो अधिक होगी। फिर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, वो संख्या बता रखा है। सबसे पहला जो है वो जीवाणु भोजी 5 × 174 जो जीवाणु भोजी का नाम है ये, ठीक है ना।
उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने बच्चों? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगला जो एग्जाम्पल इसका है जीवाणुभोजी लैम्डा। जीवाणुभोजी लैम्डा, इसके अंदर 48,502 क्षार युग्म यानी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इस्चेरिचिया कोलाई, जैसे ई कोलाई भी कहते हैं। उसके अंदर 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म पाए जाते हैं। 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म पाए जाते हैं। और मनुष्य के अंदर अगुणित जो डीएनए है उसके अंदर 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो ये कुछ डाटा है, इस डाटा को आपको याद करना। ऑब्जेक्टिव के रूप में कोई भी 3 दे देगा और एक उसका रॉन्ग पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो जीवाणुभोजी 5 × 174 जो है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जीवाणुभोजी लैम्डा जो है उसमें 48,502 क्षार युग्म यानी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म पाए जाते हैं। और मनुष्य के अंदर जो अगुणित डीएनए होता है उसके अंदर 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो यह डीएनए का एक सामान्य परिचय है। इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई डीएनए क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है, इसको आपको याद रखना है। अति लघुत्रात्मक और ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको पूछा जा सकता है। फिर आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, यानी डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक होता है जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने? 3। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 मुख्य घटक होता है। पहला जो है वो होता है नाइट्रोजनस क्षार, दूसरा जो है वो है पेंटोज शर्करा, और तीसरा जो होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 संरचनाओं से मिलकर ही बना होता है न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजनिक क्षार। अब ये नाइट्रोजनिक क्षार है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत जो है 2 क्षार आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन, ये 1 नंबर हो गया, ये 2। तो प्यूरिन के अंदर पूछे कि कौन से क्षार आती है, तो एडिनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन के अंदर आती है। पूछेगा कौन से नाइट्रोजनस क्षार जो है जिसके अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आते हैं, तो है पायरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर ए और जी आता है और पायरिमिडिन के अंदर सी, यू और टी यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है। जिसमें आपको याद रखना है कि जो थाइमिन है वो केवल डीएनए में ही पाया जाता है और यूरेसिल जो होता है वो केवल आरएनए में ही पाया जाता है। ये अलग से जो है सवाल पूछे जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस क्षार डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो डीएनए में नहीं पाया जाता यूरेसिल। और कौन सा जो आरएनए में अनुपस्थित होता है, थाइमिन। कौन सा? थाइमिन। ठीक है, यानी ये थाइमिन जो है केवल डीएनए में ही पाया जाता है, यूरेसिल जो होता है वो केवल आरएनए के अंदर ही पाया जाता है। तो हो गया याद मेरे बच्चों कि नाइट्रोजनस क्षार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, ठीक है, जिनका सिंबल ए और इसका है जी। और पायरिमिडिन के अंदर जो है साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थाइमिन होता है। साइटोसिन जो है सी के द्वारा शो किया जाता है, यूरेसिल यू और थाइमिन टी के द्वारा। फिर डीएनए के अंदर केवल थाइमिन ही पाया जाता है और आरएनए के अंदर केवल यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, साइटोसिन कॉमन है। साइटोसिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, केवल ये दोनों जो है एक एक के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर आते हैं नंबर 2 स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती है वो है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा। आरएनए में जो है राइबोज पाया जाता है और डीएनए के अंदर आपको पता ही है डीऑक्सी राइबोज। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं
जो आरएनए में होते हैं उनके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है, और जो डीएनए के अंदर पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसमें डीऑक्सीराइबोज जो है वो पाया जाता है। और तीसरी संरचना है जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है वो है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटे? फॉस्फेट ग्रुप। ये ग्रुप जो है इसके अंदर पाया जाता है। एक बार डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है पेंटोज शर्करा। ठीक है बेटे, ये पेंटोज शर्करा है। इस पेंटोज शर्करा से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार। जैसे मान लो ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर यहाँ जुड़ा हुआ था फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ये फॉस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। जब ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसको अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है। ये संरचना जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड की है, और ये जो संरचना है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इसकी संरचना हम देखिए, ये पेंटोज शर्करा हो गया। ठीक है, ये इसके साथ में एक क्षार जुड़ा हुआ है। सभी जगह पर देखो, यहाँ ग्वानिन है, या साइटोसिन है, ये थाइमिन है, और यहाँ एडिनिन है। तो एक क्षार जुड़ा हुआ होता है, ये पेंटोज शर्करा होती है, और इसके साथ में ये एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना के अंदर एक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, एक पेंटोज शर्करा होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। अब इनके बीच में कुछ बंध होते हैं। वो कौन से बंध होते हैं अपने को ध्यान रखना है। तो एन ग्लाइकोसिडिक जो बंध होता है, कौन सा बंध बेटे? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ये नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा के बीच में पाया जाता है। यानी ये नंबर 1 लिखा है मैंने। तो ये देखो, ये नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा के बीच में यहाँ पर जो ये बंध पाया जाता है, इस बंध को अपन क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो याद रह जाएगा बच्चों, एन ग्लाइकोसिडिक जो बंध है वो कहाँ पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा के बीच में। अगला जो बंध आता है बच्चों वो होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध ये कहाँ पाया जाता है? दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में। कहाँ पर? यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो बंध पाया जाता है, इस बंध को ही अपन क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध। तो देखिए, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में यहाँ पर ये जो बंध है दो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है, उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध। अगला टॉपिक है हमारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझिए, या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के मॉडल को समझिए। तो देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक मॉडल दिया जिसे डीएनए का द्विकुंडली मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल जो है वो फ्रैंकलिन और विल्किंसन के एक्सरे विवर्तन के आंकड़ों पर आधारित था। यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया था। फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने एक्सरे विवर्तन एक प्रयोग किया था। उसके जो आंकड़े आए उसके आधार पर जेम्स वाटसन और क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में, जिसे वाटसन और क्रिक के डीएनए के द्विकुंडली संरचना या मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल की क्या मुख्य विशेषताएं वो देखते हैं अपन।
इसके अनुसार जो है डीएनए के अंदर दो श्रृंखलाएं होती है। कितनी होती है? दो श्रृंखलाएं। ये ऐसे, एक और ये दो। तो डीएनए के अंदर दो श्रृंखलाएं होती है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो ये एक और ये दो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का ये बना हुआ होता है डीएनए, जिनका आधार जो होता है वो शर्करा फॉस्फेट होता है। आधार का मतलब ये वाली जो पाली है वो जो है शर्करा फॉस्फेट की बनी होती है, और ये वाली भी पाली जो होती है वो शर्करा फॉस्फेट की ही बनी होती है। ठीक है ना। तो ये शर्करा फॉस्फेट जो है वो आधार यानी बैकबोन का निर्माण करता है डीएनए की। ठीक है। उसके बाद आता है कि डीएनए के अंदर प्रति समानांतर ध्रुवणता पाई जाती है। डीएनए के अंदर प्रति समानांतर ध्रुवणता पाई जाती है, यानी एक श्रृंखला जो है वो 5' से 3', तो दूसरी श्रृंखला जो होगी वो 3' से 5' सिरे की ओर होगी। यानी इसकी जो दिशा है दोनों पालियों की वो अलग अलग होती है। एक श्रृंखला 5' से 3' दिशा में होगी और दूसरी जो होगी वो 3' से 5'। ठीक है। तो यहाँ जैसे कि ये 5' है और ये 3' है, तो इस तरफ हो जाएगा 3' और यहाँ हो जाएगा 5'। ठीक है। तो दो श्रृंखलाएं होती है डीएनए के अंदर, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसका आधार जो होता है वो शर्करा फॉस्फेट होता है। यानी ये जो नीले रंग की ये है, ये किसकी बनी होती है? ये शर्करा फॉस्फेट की बनी होती है, इसलिए बैकबोन का निर्माण करती है डीएनए का। फिर डीएनए के अंदर प्रति समानांतर ध्रुवणता पाई जाती है, यानी एक श्रृंखला 5' से 3' दिशा की ओर होती है और दूसरी जो है वो 3' से 5' दिशा की ओर होती है। फिर आता है इनके अंदर क्षार युग्म। क्षार युग्म अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर। ये एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है और उसके ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको बंध कितने होते हैं वो भी ध्यान रखना है। ये एडेनिन और थ्वानिन आपस में बंध बनाते हैं और इन एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने? 2। ठीक है। और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो सवाल यहाँ आता है कि भाई नाइट्रोजनिक क्षार जो होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से क्षार होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। फिर पूछा जाता है कि भाई एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बंध, इन नाइट्रोजनिक क्षारों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि भाई एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो यहाँ पर 2 बंध होते हैं। फिर पूछा जाता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो यहाँ पर हमें याद रखना है 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पढ़ लेते हैं। क्षार युग्म जो है उसके अंदर एडेनिन और थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो ये इस डीएनए की संरचना के मूलभूत संरचना में पाए जाने वाले सभी अवयव है। फिर इसकी लंबाई और क्या होती है वो देख लेते हैं। तो कुंडली का माप, यानी ये जो डीएनए की कुंडली है, इस कुंडली का जो है क्या माप होता है? सबसे पहले कुंडली की पिच। तो कुंडली की पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। पिच का मतलब होता है कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में ये जो घुमाव है, एक बार में जब ये 360 डिग्री घूम जाता है तो ये जो पिच बनती है, ये पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर, यानी कुंडली 360 डिग्री पर घूम जाती है तो घूमने के बाद वो जो घुमाव वाला जो लंबाई होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, जिसे कुंडली की पिच कहा जाता है। फिर प्रत्येक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने? 10। ये 101 नहीं पढ़ना है, ये 10 है, पीछे खड़ी पड़ी। तो प्रत्येक घुमाव में क्षार युग्म कितने होते हैं? 10। यानी ये जो घुमाव है, इस घुमाव के अंदर यहाँ पर जो है टोटल 10 जो है क्षार युग्म पाए जाते हैं। यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो है टोटल मिलाकर 10 जोड़े होंगे। तो याद रखना ये कुछ
फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाता है कि प्रत्येक डीएनए के एक घुमाव के अंदर कितने क्षार युग्म होते हैं? 10। और दो क्षार युग्मों के बीच 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। कितनी? 0.34। यानी ये जो डीएनए है, मान लो ये डीएनए, यहाँ पर ये नाइट्रोजनिक क्षार युग्म है, क्षारों का जोड़ा, टोटल 10 पाए जाते हैं। अब मान लो ये ए है एडेनिन, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। तो इन दो क्षार युग्मों के बीच ये जो दूरी है वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो दो क्षार युग्मों के बीच जो दूरी होती है ये दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। तो ये जो है किसका मॉडल है? वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक का मॉडल है। उसके बाद आता है एक नियम है जो अक्सर छोटे रूप में पूछा जाता है अतिलघुत्रात्मक के अंदर, इरविन का 4 ग्राफ का नियम। ये क्या कहता है कि किसी भी डीएनए में एडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो हमेशा स्थिर होता है। यानी ये हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं। यानी ए और जी और टी और सी जो है वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो इरविन का 4 ग्राफ नियम क्या कहता है कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर होता है, अर्थात एक दूसरे के बराबर होता है। यानी A+G = T+C होता है। इसी को इरविन का 4 ग्राफ का नियम कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं सेंट्रल डोगमा सिद्धांत या मूल सिद्धांत क्या होता है, या सेंट्रल डोगमा क्या है। इस नाम से भी कई बार प्रश्न आता है, सेंट्रल डोगमा क्या है। तो वैज्ञानिक था फ्रांसिस क्रिक। इसने बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो बहाव है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। फ्रांसिस क्रिक नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव जो है हमेशा एक ही दिशा में होता है। इसी को मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए कि डीएनए जो है, इस डीएनए से ही mRNA का निर्माण होता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उसे अनुलेखन कहा जाता है। फिर इस mRNA जो है इसका रूपांतरण हो जाता है प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर? प्रोटीन। यानी आरएनए का प्रोटीन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रूपांतरण कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई आनुवांशिक सूचनाएं जो हैं वो डीएनए से किस में गई? आरएनए में। आरएनए से किस में गई? प्रोटीन में। तो एक ही दिशा में इसका बहाव हो रहा है, यही बात जो है इसने बताई थी और इसको मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। अब यही ध्यान रखना, छोटी परिभाषाएं यहाँ पर आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे कि डीएनए का आरएनए में बदलना अनुलेखन कहलाता है और आरएनए का प्रोटीन में बदलना रूपांतरण कहलाता है। ये नीचे परिभाषा देख लेते हैं। अनुलेखन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। और रूपांतरण किसे कहा जाता है? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे रूपांतरण कहा जाता है। अब अगला सवाल आता है कि भाई डीएनए की लंबाई और पैकेजिंग की डीएनए की लंबाई कितनी होती है और इसकी पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, ये सवाल है। यह भी इम्पोर्टेंट संरचना है ये वाली। ठीक है, इस संरचना को याद करना है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार होती है वो अपन इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। तो डीएनए की लंबाई और पैकेजिंग की आवश्यकता। तो अभी अपन ने पढ़ा कि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर यानी 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्योंकि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में इसका मान दे रखा है। तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। अब एक प्रारूपिक स्तनधारी, 1 नंबर का सवाल है ये। एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में डीएनए की जो कुल लंबाई होती है वो लगभग 2.2 मीटर होती है।
तो पूछेगा कि भाई एक स्तनधारी प्राणी के अंदर जो डीएनए की जो सामान्यतः लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो ये फिक्स है, लगभग 2.2 मीटर लंबा जो है डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए देखो कितना लंबा है, 2.2 मीटर, और ये पाया जाता है केंद्रक के अंदर, और केंद्रक बहुत छोटा होता है, इसलिए डीएनए को पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डीएनए तो हो गया लंबा और केंद्रक हो गया छोटा, तो उस छोटे से केंद्रक में डीएनए को समावेशित करने के लिए एक पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। तो चूंकि केंद्रक का आकार तो बहुत छोटा होता है, कितना होता है, लगभग 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसलिए इतने लंबे डीएनए को केंद्रक में फिट होने के लिए विशेष पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछ लेते कई बार कि भाई डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपने को आंसर देना है कि भाई चूँकि केंद्रक बहुत छोटा होता है, जो लगभग 10⁻⁻6 मीटर होता है उसकी साइज, तो इतने छोटे केंद्र के अंदर 2.2 मीटर लंबे जो है डीएनए को समावेशित करने के लिए एक विशेष आवश्यकता होती है पैकेजिंग की। फिर आता है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है या प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी असीम केंद्र की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें किस प्रकार से पैकेजिंग होती है, तो असीम केंद्र की को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जैसे ई कोलाई जैसे जो जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो अब स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, फिर भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं रहता है, एक ही जगह पर स्थित रहता है। वो कैसे रहता है, अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में पढ़ा था कि भाई डीएनए जो वो ऋण आवेशित होता है, तो ऋणात्मक आवेशित जो डीएनए होता है वो इन कोशिकाओं के अंदर कुछ धनात्मक आवेशित प्रोटीन पाई जाती है। कैसे प्रोटीन, धनात्मक आवेशित प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ जुड़कर एक ही जगह पर स्थित रहता है यानी फिक्स रहता है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं यानी न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो डीएनए वो पूरी कोशिका में फैला नहीं रहता है, बल्कि ये ऋण आवेशित जो डीएनए होता है वो किसी धनात्मक प्रोटीन के साथ, किसके साथ, धनात्मक प्रोटीन के साथ में जुड़कर एक ही जगह पर स्थित होता है, और इसको सामूहिक रूप से ये जो संरचना बनती है प्रोटीन के साथ डीएनए के, उसको केंद्रकाभ कहा जाता है। ये सिस्टम होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। अगला अपन पढ़ते हैं अपन यूकैरियोटिक के अंदर कैसे पैकेजिंग होगी। तो यूकैरियोट जो जीव है जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें ये न्यूक्लियोसोम के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के रूप में पाया जाता है। ये शब्द याद रखना है, न्यूक्लियोसोम। आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम क्या होता है पूरा, ये इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। तो सुकेंद्र की यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पैकेजिंग की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है। कैसे होती है कि इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे नंबर 1 है हिस्टोन, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो हिस्टोन जो है वो धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का एक समूह होता है। कैसा होता है, अब प्रोटीन है तो धनात्मक होगी, ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रोटीन का एक समूह होता है। तो पूछेगा हिस्टोन क्या होता है, तो धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का एक समूह यानी पूरा ग्रुप होता है। इस हिस्टोन में क्षारीय एमिनो अम्ल, कौन सा अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल पाया जाता है, एक तो लाइसिन और एक आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनकी पार्श्व श्रृंखला पर धनात्मक आवेश होता है। इसलिए हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो क्षारीय एमिनो अम्ल पाया जाता है, क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन, ये अधिक पाया जाता है, और इन दोनों क्षारीय एमिनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला जो होती है, साइड की जो श्रृंखला होती है, उन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो धनात्मक होती है। ये देखो ये डायग्राम दे रखा है हिस्टोन का, किसका, हिस्टोन का, ये हिस्टोन का अष्टक है, ये पूरा हिस्टोन अणु है ग्रीन वाला।
फिर आता है हिस्टोन के अंदर हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक नाम से ही पता चलता है कि इसमें 8 हिस्टोन अणु होते हैं। कितने? 8 हिस्टोन अणु। तो सीधा सवाल आता है हिस्टोन अष्टक किसका बना होता है? तो 8 हिस्टोन अणुओं से मिलकर बनना होता है हिस्टोन अष्टक। ठीक है, यानी ये जो संरचना दिख रही है उसके अंदर 8 हिस्टोन अणु होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 इधर 7, ठीक है, और एक उसके पीछे 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 8 हिस्टोन के अणु पाए जाते हैं, 4 आगे की तरफ, 4 उसके पीछे की तरफ है। तो हिस्टोन अष्टक में कितने हिस्टोन अणु होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियोसोम। क्या आता है? न्यूक्लियोसोम। यह धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक जो होता है इसके चारों ऋणात्मक आवेशित डीएनए लिपटा रहता है। तो जब हिस्टोन अष्टक जो होता है, धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक जो होता है उसके चारों तरफ ऋणात्मक आवेशित डीएनए लिपट जाता है, तो बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। यानी ये तो हो गया आपका हिस्टोन अष्टक जो धनात्मक होता है, और इसके चारों तरफ ये जो डीएनए लिपटा हुआ है, ऋणात्मक डीएनए जो लिपटा हुआ होता है, तो ये जो संरचना बनती है पूरी, इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये देखिए इधर कि ये तो हो गया अपने, ये तो हो गए अपने हिस्टोन अष्टक, और इसके चारों तरफ ऐसे जब ये डीएनए ऋणात्मक आवेशित डीएनए लिपट जाता है, ऋणात्मक डीएनए जो है वो लिपट जाता है, तो इस बनने वाली संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो धनात्मक हिस्टोन अष्टक होता है उसके चारों तरफ जो है ऋणात्मक यानी ऋण आवेशित डीएनए लिपट जाता है, तो बनने वाली संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। आगे समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं अपन कि एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके अंदर डीएनए कुंडली के 204 युग्म होते हैं। यानी एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए की जो कुंडली होती है उसके अंदर 200 क्षार युग्म यानी 200 क्षारों का एक जोड़ा पाया जाता है। यानी ये जो है ऐसे, ये जो क्षारों का युग्म का जोड़ा जो होता है ये टोटल होते हैं 200। तो एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में 200 क्षार युग्म होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट संरचना, क्रोमेटिन की संरचना। अब ध्यान रखना है कि जब इसका बड़ा सवाल आता है तो आपको डीएनए की पैकेजिंग का, तो इस शुरुआत से कहाँ से, यहाँ से लगाकर जो है आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। और अगर छोटे सवाल पूछे जाते तो जो सवाल पूछ रहा है उसी का आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर क्रोमेटिन की संरचना। क्रोमेटिन केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो केंद्रक में न्यूक्लियोसोम की लड़ी, किसकी? न्यूक्लियोसोम की लड़ी को क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र के अंदर जब गुणसूत्र नहीं होते तो उस समय आनुवंशिक पदार्थ जो है वो न्यूक्लियोसोम की लड़ी के रूप में पाया जाता है, उससे अपन क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, जो धागे जैसी संरचना दिखाई देती। कैसी? धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती। आपने देखा होगा कोशिकाओं के अंदर ऐसे ही बहुत सारा एक गुच्छा बना हुआ होता है, धागे जैसी संरचनाएं होती है बहुत सारी, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो याद रखना क्रोमेटिन क्या होता है। तो केंद्र के अंदर न्यूक्लियोसोम की एक लड़ी पाई जाती है, उसी को क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर न्यूक्लियोसोम डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? बीड्स। यानी अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो यूँ लगता है कि ये डीएनए की संरचना है, इसमें ये न्यूक्लियोसोम जो है वो बीड्स की तरह ऐसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन धागे
आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में, कौन सी अवस्था, मध्य अवस्था यानी मेटाफेज में गुणसूत्र बना देते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि भाई जब कोशिका जो है वो विभाजन नहीं कर रही होती है तो उस समय आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, क्रोमेटिन। जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए कोशिका को तैयार किया जाता है तो उस समय ये क्रोमेटिन के धागे जो अत्यंत कुंडलित और संघनित हो जाते हैं, यानी पास पास आ जाते हैं, और कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, कौन सी, मेटाफेज अवस्था, उसमें ये क्रोमेटिन जो है वो गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं। किसमें, गुणसूत्रों में। तो क्रोमेटिन जो है वही गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि भाई ये क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रोमेटिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो केंद्रक में क्रोमेटिन 2 रूपों के अंदर पाया जाता है, एक यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। इनका अपन अंतर के रूप में याद कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इनकी पैकेजिंग कैसी होती है। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो ढीले ढाले बंधे होते हैं, ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से यानी सघन रूप से बंधे हुए होते हैं। अभिरंजन जो है यानी कलरफुल बनाएंगे तो कैसे होंगे, तो यूक्रोमेटिन हल्के रंग के दिखाई देते हैं जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं। फिर सक्रियता यानी एक्टिवनेस कैसी है, तो आनुवांशिक रूप से यूक्रोमेटिन अधिक सक्रिय होता है जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो बहुत ही कम या निष्क्रिय ही होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन कितने रूप पाए जाते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वो ढीले ढाले बंधे होते हैं जबकि हेटेरोक्रोमेटिन काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। अभिरंजन जो है वो ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं जबकि ये गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं। और सक्रियता आनुवांशिक रूप से जो है ये अधिक सक्रिय होते हैं जबकि ये कम या निष्क्रिय होते हैं। और एक हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन NHC भी जो है DNA के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग होती है उसके लिए हिस्टोन के अलावा अतिरिक्त प्रोटीन जो पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहा जाता है। तो उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए एक अतिरिक्त प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन के अलावा, उसे नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहा जाता है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक होगी। अगला जो है वीडियो आपको भेज दिया जाएगा।